कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सभी को नमस्कार। लेखन कला और शहरी जीवन जो हम ये कक्षा 11 का सेकंड अध्याय पढ़ रहे हैं उसका आज ये लास्ट वीडियो है। इस पर हमने 3 चीज़ों को कवर किया है। एक मेसोपोटामिया का शहरी जीवन उस समय किस तरह का रहता था और जो उनके मकान थे और जो उनके उत्तराधिकारियों के नियम थे, विवाह किस प्रकार होता था। दूसरा है इसमें जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसकी विश्व को क्या देन है। और लास्ट में हमने इस वीडियो में कवर किया है हेम्मुराबी की विधि संहिता, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 11 के बच्चों के लिए। तो अंत तक इस वीडियो को देखना ना भूलें। शुरू करते हैं अपने इन टॉपिकों को। अपने पिछले वीडियो में हमने मेसोपोटामिया के पशुचारक क्षेत्र और व्यापारिक नगर के बारे में बात करी थी। तो उसी कड़ी में आज हमारा ये दूसरा वीडियो है जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मेसोपोटामिया के लोग थे, उनका शहरी जीवन किस तरीके का होता था उस समय, और यहाँ पर हम उनके शहरी जीवन के बारे में बात करेंगे और जो इनकी मकानों की, जो घरों की बनावट थी वो किस तरीके की थी। तो कक्षा 12 में जब आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और 11th में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहाँ के जो नगर थे वो इतिहास में जितनी भी सभ्यताओं के बारे में बताया है उसमें सबसे ज़्यादा जो सुनियोजित तरीके से जो मकान बने हुए थे उस समय के निवासियों के, एक व्यवस्थित तरीके से, वो केवल हमको मोहनजोदड़ो में ही देखने को मिलता है। तो मोहनजोदड़ो की जो एक नगर था उस समय, ये आप जो सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ेंगे तो आपको मोहनजोदड़ो के बारे में वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता की। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों का शहरी जीवन और उनके जो रहने के स्थान थे, जो उनके घर थे, किस तरीके के बने होते थे, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको अभी कुछ समय पहले एक वीडियो भी अपलोड किया है जो हमने इस चैप्टर का जो एक लेक्चर है उसमें हमने किस तरीके से मेसोपोटामिया में मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर की स्थापना होने के बाद वहाँ शहरीकरण, शहरी जीवन की शुरुआत हुई। तो उसी से आगे का ये सेक्शन है जो हम आज बात करेंगे। तो देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। तो जब शहरीकरण हो चुका था मेसोपोटामिया में, मंदिर बन गए, उसके बाद शहरीकरण हो गया। शहरीकरण होने के बाद अच्छा खासा व्यापार होने लग गया था। तो नगरों की जो सामाजिक व्यवस्था थी वहां पर एक उच्च वर्ग का उदय हुआ। वो उच्च वर्ग या सम्राट वर्ग का उदय हो चुका था, प्रादुर्भाव हो चुका था, जिनकी जो धन दौलत था इसका ज्यादातर हिस्सा एक छोटे वर्ग के रूप के पास ही केंद्रित था। जो सम्राट वर्ग है, जो धन दौलत है, इन्हीं लोगों के पास थी। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीजें जैसे आभूषण, सोने के पात्र, सफेद सीपियां और लाजवर्क, लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावट की खंजर, ये जब खुदाई हुई मेसोपोटामिया में, कुछ ही लोगों की कब्र में इस तरह की चीजें मिली है, जो समाधि थी उनकी वहां मिली है। तो इससे सीधे सीधे जो इतिहासकार थे उन्होंने बताया कि जो सम्भ्रांत वर्ग था, जो धनी वर्ग था, उन्हीं लोगों के पास इस तरीके, उन्हीं लोगों की कब्रों में इस तरीके की चीजें मिली हैं। तो ये किन लोगों के पास मिली है? विशाल मात्रा में जो उर के राजा थे, राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली है। यानी कि ये चीजें उनके साथ दफनाई हुई मिली है। लेकिन आम लोगों की क्या स्थिति है, जो आम लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो सम्राट था, आपको बता दें कि मेसोपोटामिया में जिसकी कब्र है, जो उनकी चीजें हैं, उनको भी उनके साथ साथ दफना दिया जाता था। यही मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता में भी यही होता था। तो अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया में आम आदमियों की जो जिंदगी थी वो कैसी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर विवाह की हम बात कर लेते हैं। कानूनी जो दस्तावेज थे उनमें विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों से संबंधित जो थे, उनसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया का जो समाज था वह जो लोग थे वहाँ के एकल परिवार को अपना आदर्श, मतलब एकल परिवार को ही आदर्श मानते थे।
हालांकि एक शादीशुदा जो उनका बेटा होता था वो अपने परिवार के साथ अक्सर अपने माता पिता के साथ रहा करता था। पिता परिवार का मुखिया होता था और विवाह जो प्रक्रिया थी उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। उसके अनुसार विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद जो वर पक्ष के लोग थे वो वधू को कुछ उपहार देते थे। उपहार देने के बाद जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नववधू को उसकी सांस लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा उसकी दाय का हिस्सा दिया जाता था। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से उस समय साधारण लोग जो थे मेसोपोटामिया के, उनके वहाँ विवाह की जो रस्म थी वो पूरी की जाती थी। तो जो दाय का हिस्सा था, जो लड़की का हिस्सा था, पिता शादी के बाद वधू को उस समय दे देता था और जो पिता का घर है, जो पशुधन है, जो खेत हैं उसके, वो उसके पुत्रों को मिलते थे। तो ये मेसोपोटामिया के जो साधारण निवासी हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने बात की। अब हम एक नगर का अवलोकन करेंगे जिसका नाम है उर। उसके बारे में हम जानेंगे कि वहाँ पर जब इन्होंने खुदाई करी इतिहासकारों ने, तो उनको जो वहाँ इन लोगों की घरों की जो बनावट थी वो किस तरीके की थी और क्या किया करते थे वो लोग, कैसे दरवाजे होते थे, कैसे उनका मकान होता था, उनकी गलियाँ कैसी होती थी उस समय, जो नगर थे, जो शहर थे, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उर की बात हम कर रहे हैं। यह उन नगरों में से एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी मेसोपोटामिया में। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर है जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। उसमें टेढ़ी मेढ़ी और संकरी गलियां पाई गई। आप देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है टेढ़ी मेढ़ी व संकरी गलियां, जबकि जो मोहनजोदड़ो था, जो वहाँ की जो गलियां थी वो बिल्कुल एक ग्रिड पद्धति, समकोण मतलब एक सीधी सी गलियां थी और जिसके दोनों साइड घर बने हुए थे। तो एक नियोजित तरीके से बना हुआ था, लेकिन मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं था। यहाँ के जो घर थे उनकी जो गलियां थी वो संकरी थी और टेढ़ी मेढ़ी थी, जिससे पता चलता है कि वहाँ की पहिए वाली गाड़ियाँ वहाँ के अनेक घरों तक नहीं पहुँच पाती थी या नहीं पहुँच सकती थी। तो सबसे पहले जो पहिए बनाए मेसोपोटामिया के लोगों ने बनाए, क्योंकि कुम्हार के जो चाक का सबसे पहले आविष्कार किया वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही हुआ, जिसके बाद इन्होंने पहिए बनाए। तो जो अनाज के बोरे और ईंधन के गट्ठे संभवतः गधे पर लादकर उस समय घर तक लाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियों तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। साफ साफ यहाँ पर लिख दिया है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो में पूर्ण रूप से नगर नियोजन था। वहां गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियां नहीं थी जैसा कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। तो मोहनजोदड़ो के यहाँ पर अभी नाम आ गया है। आप जब कक्षा 11 से कक्षा 12 में जाएंगे तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। और बल्कि जल निकासी के लिए नालियां और मिट्टी की नलिकाएं उर नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई हैं, जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छतों का जो ढलान है भीतर की ओर होता था और वर्षा का जो पानी का निकास है वो नालियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में बने हौजों से बाहर ले जाया जाता होगा। शायद यह इसलिए किया गया होगा कि तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की जो कच्ची गलियां हैं बुरी तरह कीचड़ से ना भर जाएं। फिर भी इतिहासकारों ने को लगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का जो सारा कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे और जिससे यहाँ आने जाने वाले लोगों के पैरों पे ये जो कूड़ा कचरा था नीचे आता रहता होगा। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतह ऊपर उठ गई थी, जिस कारण से कुछ समय बाद जो घरों की इनकी दहलीज थी, जो घरों वो नीचे हो गई और सड़क ऊपर हो गई, जिस कारण से जो घरों की दहलीज थी उसको ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर ना आ जाए। कमरों के अंदर रोशनियों के लिए रोशनियां खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कमरों के अंदर रोशनियां खिड़कियों से नहीं आती थी बल्कि दरवाजों से आती थी। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय के जो घर थे
उन घरों में खिड़कियां नहीं होती थी। ये मेसोपोटामिया के लोग खिड़कियां नहीं रखने का जो कारण है उसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि घरों के जो परिवार में गोपनीयता भी बनी रहती थी, जिसके कारण जब खिड़कियां नहीं थी, जिससे ये लोग अपने घरों के अंदर परिवारों में गोपनीयता बनाए रखते थे। घरों के बारे में कई तरीके के अंधविश्वास उस समय प्रचलित थे, जिनके विषय में जो उर्क में पाई गई हैं जो पट्टियां, उस पर सगुन अपशगुन की जो पट्टियां पाई गई हैं उस पर लिखा है। तो कुछ जो बातें लिखी गई हैं वो यहाँ पर लिखा भी है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे घर की दहली को अगर ऊंची उठी हुई है तो वह धन दौलत लाती है, इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी दहली को क्या करते थे, ऊंचा उठा देते थे। और सामने का दरवाज़ा अगर किसी दूसरे घर की ओर ना खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता था। लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य द्वार जो दरवाज़ा है भीतर की ओर ना खुलकर बाहर की ओर खुले तो पति और पत्नी के लिए पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी। तो उस समय के ये अंधविश्वास थे। उर नगर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासकों और जन साधारण की समाधि पाई गई, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए थे। तो कब्रिस्तान में समाधि भी मिली है, कब्रिस्तान में भी मिली है और लोगों के घरों पर भी समाधि मिली है। ऐसा मोहनजोदड़ो में भी ऐसा ही हुआ है कि घरों के अंदर ही लोगों के शवों को दफनाते थे, और मेसोपोटामिया में भी कुछ जगहों पर ऐसा मिला है। तो ये था जो मेसोपोटामिया के लोगों का शहरी जीवन था, जो वहाँ का सामाजिक जीवन था। समाज में क्या क्या होता था उस समय, साधारण लोगों के समाज में क्या होता था, यहाँ पर ये उनके बारे में बताया गया है। अगला टॉपिक है हमारा मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उनकी देन क्या है, लेखन कला की क्या देन है, उन्होंने किस किस क्षेत्र में उस समय अपना योगदान दिया। तो सबसे बड़ी जो मेसोपोटामिया की दुनिया को देन है वह है उनकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की जो पट्टिकाएं मिली हैं उसमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग और वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज की सारणी दी गई है। अब 2 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो हम देखेंगे जो आज की डेट में जो 2 का वर्गमूल है वो होता है 1.41421356। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने जब 2 का वर्गमूल निकाला तो उन्होंने निकाला 1.41421296, यानी कि लास्ट के जो 4 जो अंक हैं ये चेंज हो गए हैं। फिर भी उन्होंने बिल्कुल सटीक जो है उस समय अपनी गणनाओं के हिसाब से 2 का वर्गमूल निकाला। तो इन्होंने 2 का वर्गमूल इस तरीके से निकाला, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से 2 का वर्गमूल निकाला। ये उस समय इनका कुछ गणित का फॉर्मूला रहा होगा, तो जिससे हम समझ सकते हैं कि उस समय इन लोगों की जो गणनाएं थी बिल्कुल समय के हिसाब से उस समय बिल्कुल सटीक थी। और विद्यार्थियों को जो पढ़ाई होती थी उसमें जो सवाल आते थे उस सवाल में भी हम चर्चा करते हैं कि सवाल किस तरीके के उस समय होते थे। तो उस समय जो विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे, जैसे अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना इतना है और वह इतने अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ, यानी कि अपने हाथ की उंगलियों से भी ये खेत का जो है क्षेत्रफल उस समय निकालते थे। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष को 12 महीनों में, फिर 1 महीने को 4 हफ्तों में और 1 दिन को 24 घंटों में और 1 घंटे को 60 मिनट में जो विभाजन आज का है, यह सब जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है मेसोपोटामिया से ही हमें मिला है। यानी इन लोगों ने उस समय ये शुरू कर दिया था। समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया। यहाँ से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला और फिर मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। तो ये सब जो हुआ ये मेसोपोटामिया में ही हुआ। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। तो ये सारी जो उपलब्धि थी ये मेसोपोटामिया की विश्व सभ्यता को देन है। तो इस सेक्शन को लेकर आपका जो प्रश्न बनता है वह बनता है कि मेसोपोटामिया की विश्व सभ्यता को क्या देन है। तो इसको आपने लिखना किस तरीके से है मैं आपको बताते रहता हूं, आप इसको नोट करिए।
तो सबसे पहले जो देन है मेसोपोटामिया के सभ्यता की, जो कुम्हार के चाक का जो प्रयोग किया सबसे पहले मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सर्वप्रथम किया था। तो पहली देन हो गई है। दूसरा, कांच के जो बर्तन थे उस समय सबसे पहले मेसोपोटामिया के लोगों ने बनाए। मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सबसे पहले समय विभाजन किया, जो आज हर जगह विश्व में उपयोग हो रहा है। और लिखित, सबसे पहले जो लिखित विधि है, जो हम लिखते हैं, कीलाकार लिपि के बारे में हमने पढ़ा था, वो जो बेबीलोनिया का शासक था हम्मुराबी, उन्होंने ही शुरू किया। और तो हम कह सकते हैं जो लिखना जब से स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ। और सबसे पहले जो सिंचाई के लिए नहरों की जो व्यवस्था की वो मेसोपोटामिया के लोगों ने किया। ये सिंचाई की व्यवस्था से इनको लाभ हुआ। एक तो खेतों में पानी सिंचाई के लिए इनको मिलने लगा, दूसरा बाढ़ में नियंत्रण हुआ, तीसरा जल परिवहन के लिए भी इन्होंने उस समय नहरें बनाई। 4 पहियों से चलने वाली गाड़ी और जहाज होते हैं, जहाजी बेड़े, मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले बनाए। उसके बाद हम लिखेंगे कि लेखन पद्धति का विकास सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुआ। ये हमने पहले मैंने बता भी दिया है आपको। और उसके बाद इन्होंने चंद्रमा और सूर्य, तारामंडल के हिसाब से भी चंद्रमा की गति पर पंचांग का जो आविष्कार किया वह भी मेसोपोटामिया के लोगों ने किया। बैंक की जो प्रणाली है, जो व्यापार है, व्यापारिक समझौते हैं, वह भी मेसोपोटामिया के लोगों ने किया। नगर, राज्य और संस्कृति के राज्यों की स्थापना भी सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में ही हुई थी। तो इतनी देन जो है मेसोपोटामिया के लोगों ने हम लोगों को या अपने आने वाले लोगों को दी। तो इसका प्रश्न आता है कि मेसोपोटामिया की विश्व सभ्यता को क्या देन है। तो आप इस तरीके से इसको लिख लेंगे। तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वह हम शुरू करेंगे। तो लास्ट टॉपिक है इसका हम्मुराबी की विधि संहिता। इसके बारे में आपकी किताब में ज़्यादा दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम्मुराबी कौन था और उसने जो विधि संहिता लिखी थी उस विधि संहिता के अंदर क्या था। तो हम्मुराबी जो था बेबीलोन का एक शक्तिशाली शासक था। उसने जब अपना राज्य की स्थापना की तो उसने अनुभव किया था उस समय कि सारे जो हमारे उसका साम्राज्य है उसके जितने प्रदेश हैं उनकी जातियों के अंदर एक रूपता लाना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य के लिए उसने एक वृहद विधि संहिता प्रस्तुत की। हम्मुराबी की जो विधि संहिता थी यह 8 फुट ऊंचे पाषाण स्तंभ पर 3600 पंक्तियों में उत्कीर्ण थी। और बाद में इस जो पाषाण था, पाषाण स्तंभ जिसमें इसकी विधि संहिता लिखी थी, उसे बेबीलोन के मरदूक मंदिर में के एक मंदिर में स्थापित कर दिया गया। इस पाषाण स्तंभ पर विधि संहिता का अंकन था। जिस पाषाण जो पत्थर का स्तंभ था जिस पर इनकी विधि संहिता को अंकित किया गया था, उस पर उन्हें सम्राट जो हम्मुराबी थे उनको सूर्य देवता से कानून लेता हुआ भी चित्रित किया गया है। ये जो विधि संहिता है इसमें कुल 285 धाराएं उस समय थी, जिसके अंदर व्यक्तिगत संपत्ति, व्यापार व वाणिज्य, परिवार, अपराध एवं श्रम आदि जो अध्याय थे उन पर विभाजित उस समय इनके कानून को किया गया था। इस विधि संहिता की सर्व प्रमुख विशेषता है कि इसमें दिए गए जो कानून हैं वह कानून धर्मनिरपेक्ष थे। तो हम्मुराबी जो था विश्व का प्रथम शासक था जिसने शासन संबंधी, व्यापार संबंधी और व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार से संबंधित कानून बनाए। तो हम्मुराबी की विधि संहिता की कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ कि उसकी विधि संहिता में क्या लिखा था। शुरू करते हैं उसको। तो इन्होंने जो पहली बात लिखी थी कि कर जो राज्य से कर लेता था वो समय पर एकत्रित होना चाहिए, कर न देने वालों को दंडित किया जाना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम, बेईमान न्यायाधीश एवं
राज कर्मचारियों को भी न्याय हेतु सामने आना चाहिए। उसका अगला जो नियम था, यदि कोई पुत्र अपने पिता को पीटे तो उसके हाथ काट दिए जाएं। यदि कोई किसी की आंखें फोड़े तो उसकी भी आंखें फोड़ दी जाए। नदी व नहरों को खराब करने वालों को सजा दी जाए और दजला नदी के व्यापारिक विकास व आवागमन में आने वाली रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए। तो कुछ जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया, जो हम्मुराबी की विधि संहिता में लिखी थी। तो आपका जो प्रश्न आता है कक्षा 11 में, तो विश्व की सबसे पहली लिखित संहिता कौन सी है? तो हम उसको कहेंगे हम्मुराबी की विधि संहिता। या जो हम्मुराबी की विधि संहिता है उसमें जो पाषाण स्तंभ है उसमें जो चित्र बनाया है वो किसका है? तो चित्र है हम्मुराबी का, और वो हम्मुराबी सम्राट हम्मुराबी भगवान सूर्य देवता से कानूनों को ग्रहण करते हुए दिखाए गए हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न आता है। और अगर आपसे हम्मुराबी की विधि संहिता के बारे में लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हम्मुराबी की विधि संहिता के बारे में वर्णन कीजिए, एक 3 से 4 नंबर का ये प्रश्न बनता है आपका। तो आप जो मैंने आपको बताया है आप इसको नोट कर लीजिए और आप इसको लिखिए। तो आपका ये जो सवाल है पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसके लगभग सारे जो टॉपिक थे हमने अपने वीडियो में कवर कर दिए हैं। मैं अपने जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है सारे वीडियो का जो लिंक है वहाँ पर भी आपको शेयर कर दूंगा। अब हम मिलते हैं अपने अगला जो सेक्शन है हमारा 3 महाद्वीपों पर फैला साम्राज्य, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे हम अपने आने वाले वीडियो में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको हम जो कक्षा 11 और 12 के जो टॉपिक हैं उनको हम अपने इस चैनल पे सरल तरीके से आप लोगों को बताएं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।